नमस्कार। पंचायत की पाठशाला में आज की द्वितीय एपिसोड में मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य जिस पे काफ़ी ही जोर है, सरकार का जोर है। क्या है सतत विकास लक्ष्य? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। इसे स्थानीयकरण करने के लिए, लोकलाइजेशन के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, सतत विकास लक्ष्य से पहले क्या था और हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है जो UNDP के द्वारा दिया गया था, जो हर एक राष्ट्रों के लिए है, वो UNDP में निर्धारित लक्ष्य क्या है और वर्तमान लक्ष्य जो हमारा LSDG है, लोकलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसकी बात कर रहे हैं। हम अभी चर्चा करेंगे सतत विकास लक्ष्य के लिए, जिसको कि हमें 2030 तक पूरा करना है। 2000 जिसका कालानुक्रम है 2016 से 2030। अब इससे पूर्व में मैं जाता हूँ तो 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। 2016 से 2030, 2015 तक क्या था? 2015 तक MDG था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसमें कि निर्धारित लक्ष्य था 8। अब उन 8 लक्ष्यों के बारे में जानकारी लेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इट मीन्स सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। अब इसके बारे में चर्चा करने से पहले बहुत सारी बातें जहन में आ रही होंगी कि आखिर जो हम बात करेंगे MDG के विषय में, उससे पहले बात करेंगे कि आखिर सतत विकास लक्ष्य है क्या। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की, जिनका उद्देश्य वर्ष 2030 तक आर्थिक समता, अधिक संरक्षित विश्व की रचना हो सके। क्लियर? 17 विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य, जो कि अब उद्देश्य भी बदल चुका है। जो हमारा अभी वर्तमान समय में हम जानेंगे कि जो हमारा एजेंडा, जिसमें कि 193 देशों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इसे अनुमोदित भी किया। आगे हम चर्चा करेंगे। यह एजेंडा जो है 1 जनवरी 2016 में से प्रभावी हुआ है। 2016 से प्रभावी हुआ है। इस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हुई अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया में राष्ट्रीय सरकारों और दुनिया भर के लाखों नागरिकों को मिलकर बातचीत की और अगले 15 वर्षों के लिए सतत विकास हासिल करने के लिए वैश्विक मार्ग अपनाया। 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा के मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई पीछे ना छूटे। चलिए, इन उद्देश्यों पर अमल के लिए जरूरी है कि ये सभी सरकारों और काम करने वालों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। विकास को अपने सभी आयामों में सभी के लिए हर जगह समावेशी होना चाहिए और इसके निर्माण हर किसी को, विशेषकर सबसे लाचार और हाशिए पर जीने वाले लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। क्लियर? अब हम SDG सतत विकास लक्ष्य के विषय में जानने से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में जान लेंगे, जो 2015 तक था और 2016 जो हमने अभी पूर्व में ही चर्चा कर दिया है। 2016 से 2030 तक इसे प्राप्त करना है। 2030 तक जो हमारा 2016 से पूर्व था वो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य था।
जिसमें भुखमरी तथा गरीबी खत्म करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को प्रसारित करना, इसके शिशु मृत्यु दर को घटाना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात दिलाना, पर्यावरण सतर्कता और वैश्विक विकास के संबंध स्थापित करना। चलिए, इसमें हमने 2015 तक भुखमरी तथा गरीबी खत्म करने पर हासिल किया, जो हमने हासिल किया, जो हमारे राष्ट्र ने हासिल किया, भुखमरी तथा गरीबी खत्म करना, सार्वभौमिकता प्राथमिक शिक्षा हासिल करना, HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात दिलाने के लिए और शिशु मृत्यु दर को घटाना। इस पे ये 8 लक्ष्यों में से 4 लक्ष्यों पर बहुत हद तक भारत सरकार ने इन लक्ष्यों को प्राप्त किया। आगे हम चर्चा करते हैं कि निर्धारित 17 लक्ष्य क्या हैं, जो कि हमने 17 लक्ष्यों के विषय में चर्चाएं की, और कौन कौन सा जो हमारा अभी 9 थी जिस पे हम बात करेंगे। LSDG के बारे में, SDG के लोकलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। अब इस पे हम चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि हमारे 17 लक्ष्य क्या है। शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, अच्छी स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, उत्कृष्ट कार्य एवं समृद्धि, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं। 10 नंबर में है हमारा आर्थिक असमानता, जिसको कि हम असमानता में कमी भी कह सकते हैं। सुरक्षित, लचीले एवं टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। इसके अलावा हम आते हैं स्थानीय अस्थायी खपत एवं उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन, लाइफ ऑन। 14 में है हमारा महासागर, समुद्र और समुद्री जीवों का संरक्षण एवं उपयोग, लाइफ ऑनलाइन। सतत उपयोग को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी प्रणाली, सुरक्षित जंगलों, भू संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ते नुकसान को कम करने का प्रयास करना, शांतिपूर्ण, समावेशी, न्यायपूर्ण समिति का निर्माण, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक भागीदारी बढ़ाना। अगर हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो वैश्विक भागीदारी को बढ़ाना होगा। अब हम आते हैं जो हमारा पहला लक्ष्य है, उससे भी पहले हम जान लेंगे कि हमारा लक्ष्य कौन कौन है, थीम कौन कौन है। अब हमें थीम के विषय में जानकारी होगी कि अब हमारा थीम कौन कौन सा है, जिस पे कि हमारे इन लक्ष्यों को के साथ काम करना है, कैसे जुड़ा हुआ है। तो हम बात करते हैं गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गाँव की, दूसरा है स्वस्थ गाँव की, तीसरे में बात करता है बाल मैत्री गाँव की, चौथा है जल पर्याप्त गाँव, पाँचवा है स्वच्छ एवं हरित गाँव, छठा है हमारा आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सातवां है सामाजिक न्याय एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, आठवां है सुशासित गांव और 9वां है महिला हितैषी गांव। तो अब हम जो आज मूल रूप से चर्चा करेंगे गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गांव पर। नाम से ही लग रहा है गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गांव, मतलब कि गरीबी से मुक्त और जीविका से परिपूर्ण, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार आदि की जो व्यवस्था होगी उससे परिपूर्ण हमारा गांव होना चाहिए। तभी हम गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गांव को चरितार्थ कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गांव के लिए हमारा कौन कौन सा लक्ष्य है जो कि इसमें शामिल है, और उसे प्राप्त करने के बाद उसके लक्ष्य उद्देश्य क्या हमारा उद्देश्य होगा, लक्ष्य हमारे क्या हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। इसको जानने से पहले हम इसमें कौन कौन से लक्ष्य हैं जो गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गाँव में शामिल है। चलिए आइए पहले हम बात करते हैं शून्य गरीबी और गरीबी का अंत से, शून्य भुखमरी से, स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य जीवन से। चौथा बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। पाँचवा लिंग मतलब लैंगिक समानता, महिला पुरुष की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे। इसके बाद हम आते हैं शुद्ध जल एवं स्वच्छता की, जिसमें कि हमारा पीने का पानी अगर शुद्ध होगा तो बीमारी स्वाभाविक ही कम हो जाएगी। अगर स्वच्छता होगी,
सैनिटेशन की बात करेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, बीमारियां कम होंगी। अगर हमारा स्वस्थ जीवन होगा तो अगर हम जीवन को स्वस्थ करेंगे तो आगे हमारा ये शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, स्वस्थ जीवन, गुणवत्तापूर्ण। अगर गरीबी नहीं होगा तो हम स्वाभाविक है भुखमरी नहीं होगा, गरीबी नहीं होगा। अगर स्वस्थ जीवन होगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करेंगे। अगर जीवन ही स्वस्थ नहीं होगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ। अगर हम पैसा ही खर्च कर देंगे, अगर स्वस्थ नहीं रहते हैं तो क्या होगा, स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर हम एक अपने पंचायत की बात करते हैं, अगर पंचायत की बात करते हैं तो हम पंचायतों में आए, अगर किसी भी पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, अब एवरेज ऑल 500 रुपये ही अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं एक घर से, अगर 200 घर ही होगा तो 200 इंटू 500 इक्वल टू 1 लाख। अगर प्रत्येक मंथ अगर हमारे गांव से 50,000 लाख रुपया अगर निकलेगा तो हम स्वस्थ होने की बात किस प्रकार कर सकते हैं, गरीबी मुक्त होने की बात किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए हमारे स्वस्थ जीवन पे ध्यान देना होगा। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। अगर शिक्षा लेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा तो हमारा लैंगिक समानता होगा, लैंगिक समानता की बात करेंगे। अगर हम शैक्षणिक योग्यता होगी हमारी, अगर हम शिक्षित होंगे तो हम महिला पुरुष के समानता की बात करेंगे। आगे आते हैं हम शुद्ध जल एवं स्वच्छता के बाद हमें आ रहा है किफ़ायती एवं सस्ती प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। ठीक है, अगर हम पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, गाड़ियों में पेट्रोल खर्च कर रहे हैं और वहीं ई रिक्शा की बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रदूषण मुक्त की भी बात कर रहे हैं, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की बात कर रहे हैं और एक्सपेंड जो हमारे जो किफ़ायती है और सस्ती ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं सम्मानजनक कर्म, उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास। अगर उत्कृष्ट कार्य करेंगे तो हमारा जो है आर्थिक विकास होगा। इसके अलावा असमानता में कमी की बात करते हैं, ये भी अर्थ से है असमानता, गरीबी अमीरी आदि की बात करेंगे तो असमानता में कमी की बात करेंगे। सुरक्षित समावेशी टिकाऊ सर्वमानव वस्तुओं की बात करेंगे और जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का अहम भूमिका है। आज हम जिस क्षेत्रों में रह रहे हैं वहाँ कई बिहार के ऐसे क्षेत्र हैं जो भूकंप जोन रिएक्टर पैमाने के 1, 2, 3, 4, 5 आदि पैमानों पर हम माप करते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके अलावा बाढ़ से ग्रस्त एरिया क्षेत्र है, कहीं पे सुखाड़ से ग्रस्त एरिया है। तो हम इसकी बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। ये सारा जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। अगर प्रदूषण बढ़ेगा, अगर वृक्ष काटते हैं तो भूमि संरक्षण की बात नहीं कर पाएंगे। अगर भूमि कटाव होगा, हम गंगा के किनारे की बात कर रहे हैं, कोसी के किनारे की बात कर रहे हैं, बार बार जलवायु परिवर्तन की वजह से ही। अगर इससे पूर्व मैंने चर्चाएं भी की थी, जलवायु परिवर्तन आपदा की बात कर रहे हैं, कहीं सुखाड़ आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है। इसके बाद भूमि पर जीवन की बात करेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गरीबी का अंत, शून्य गरीबी। अब शून्य गरीबी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था हो सकती है, कैसे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, कैसे हम भुखमरी को दूर कर सकते हैं। हमारे यहाँ जन वितरण प्रणाली है, PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके तहत सरकार अनाज मुहैया कराती है। इससे कोई गरीब ना रहे, कोई भूखे ना रहे, भूखे की व्यवस्था ना हो। गरीबी के अंत के लिए, शून्य गरीबी को करने के लिए हमें चाहिए रोज़गार। अब रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए रोज़गार के लिए क्या चाहिए, रोज़गार करने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं होंगी, कैसे होंगी। हम मनरेगा की बात करते हैं, 100 डेज़ की बात करते हैं, 100 दिनों तक रोज़गार की बात करते हैं। तो मनरेगा की जब बात आती है तो मैन डेज़ की बात करते हैं। 100 दिनों तक जो गरीब हैं उनको कार्य मिलता है। उसके एवज़ में, चूँकि अगर गांव में ही हमें कोई काम मिल जाए, काम करते हैं तो उससे हमारा धन उपार्जन होता है, उससे हम गरीबी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जीविका,
NRLM की नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के BRLPS की मैं बात करूँगा, जीविका की बात करूँगा, जीविकोपार्जन की बात करूँगा। इसके अलावा अगर हम स्वस्थ जीवन की बात करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट कैसे जुड़ा हुआ है, लाइन विभाग किस प्रकार जुड़े हुए हैं, कहाँ से हम किससे फ़ायदा ले सकते हैं और कैसे हम गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गाँव बना सकते हैं, कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन उत्तरदायी है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। विस्तार से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमारा SDG थीम जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसका विज़न क्या है। एक गरीबी मुक्त पंचायत जो सुनिश्चित करती है कि सामाजिक सुरक्षा हो ताकि कोई भी गरीबी की ओर वापस न जाए। एक ऐसा गांव जहां सभी के लिए बेहतर आजीविका के साथ विकास और समृद्धि हो, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। इसका विज़न यही है। और हम बात करते हैं लाइन विभाग के साथ थीम में इंटरलिंकेज की, किस प्रकार लाइन विभाग, कौन कौन सा लाइन विभाग इससे जुड़ा हुआ है। अब हम इस पे चर्चा करने के लिए आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें ग्रामीण विकास विभाग, इसके अलावा समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास निगम, पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, शिक्षा विभाग आदि विभाग इंटरलिंकेज है, जो कि गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गांव के लिए। अब मैं बात करता हूं किसान, कृषि की बात करता हूं। कृषि विभाग किस प्रकार जुड़ी हुई है। अगर हम उन्नत बीज, जब हम खेती की पैदावार की बात करते हैं तो बीज की बात करते हैं। अगर बीज अच्छा होगा तो हमारा फल भी बेहतर होगा। तो कृषि विभाग से जो भी व्यवस्थाएं कराई जा रही है उनका लाभ लेना। इसके अलावा जीविका से मैंने बात किया। जीविका SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि गाँव में चलता है, महिला ग्रुप के चलता है। इसके अलावा उसमें बैंक लिंकेज भी है। बैंक के द्वारा SHG को लोन मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा उससे हम कोई छोटा सा व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं। इससे जीविका की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा समाज कल्याण विभाग है, ICDS की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। इसके अलावा ICDS की बात करते हैं, जो हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करते हैं। उसमें बच्चे के प्रारंभिक जो कुपोषण को दूर करने के लिए। अब इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा अब मत्स्य पालन कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, कहाँ से पशुपालन किया जा सकता है, बकरी पालन कर सकते हैं आदि से हम अपने गांव में सरकारी विभागों के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसका हम फायदा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सहयोग कर सकते हैं, उसमें डॉक्टर है, आशा है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कृषि विभाग से संबंधित कार्यकर्ता है और साक्षरता कार्यकर्ता है, शिक्षक है, SHG और CRP है। हमने SHG और CRP की बात की। इसके अलावा विभाग और एजेंसियां हैं। रोजगार सेवक है जो मनरेगा का रोजगार सेवक होता है, PTA है, स्कूल प्रबंधन समिति है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय विशेषज्ञ हैं, NGO है, CBO है, बैंकर्स है, निजी क्षेत्र के लोग भी हैं। अब हम अगर लक्ष्य के बारे में करेंगे बात और संकेतक के बारे में, जो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, अब उसके बारे में बात करते हैं। BPL परिवार के जीवन स्तर में सुधार के लिए सुविधा प्रदान करना। अब BPL परिवार सबसे पहला तो है कि लक्ष्य हमारा BPL परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सुविधा प्रदान करना। BPL कार्ड रखने वाले परिवारों का प्रतिशत। अब संकेतक में हम जाएंगे तो कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत, वो सारा हम
आकलन करेंगे। इससे ही हमें पता चलेगा कि वहाँ पे बीपीएल में परिवारों के स्तर को सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। इसके अलावा सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करें। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या राज्य सरकार की किसी स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों का प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कवर किए गए पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत, ये ICDS कार्यक्रम की गतिविधियों में सुधार करने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के तहत लाभार्थियों की संख्या, 0 से 3 वर्षों के बच्चे, 3 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं, माताएं। अब मनरेगा के तहत हम मनरेगा के विषय में जानकारी लेंगे। मनरेगा के तहत मजदूरी रोजगार प्रदान करने की गरीबी कम करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो मनरेगा हमारा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों में से रोजगार उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों का प्रतिशत निकालेंगे और ये हमारा संकेतक है। गरीबी SHG के संस्थाओं के निर्माण की सुविधा, स्वयं सहायता समूह गरीब महिला का प्रतिशत, बैंक ऋण प्राप्त स्वयं सहायता समूह का प्रतिशत, महिलाओं के लिए मातृ सुविधाओं में सुधार करना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करना, वरिष्ठ नागरिकों की संस्थागत सहायता में सुधार करना। अब इसमें आता है डे केयर सेंटरों के माध्यम से संस्थागत सहायता प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या। अब इस प्रकार हम मूल रूप से संकेतकों, लक्ष्य संकेतकों पर बात करेंगे। अब जो हमारा शुद्ध जल एवं स्वच्छता की बात करते हैं और इसमें हमारा कौन कौन सा VHSNC आता है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी आता है, VHSND होता है जो कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे होता है, जो हमारा आगे चर्चा करेंगे हम। बच्चों महिलाओं में कुपोषण को कम करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा लक्ष्य होगा कि बच्चे और महिलाओं के कुपोषण को कम करना है, उसमें हमारा संकेतक होगा कि हम 15 से 49 वर्ष के गर्भवती महिला का प्रतिशत, जो मास इंडेक्स BMI सामान्य से कम है। अब ICDS में बच्चों, गर्भवती महिला और किशोरियों के नामांकन के सुगम बनाने के लिए कौन सा संकेतक होगा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत जो कमजोर है, महिलाओं का प्रतिशत 15 से 49 वर्ष जिसकी बॉडी मास इंडेक्स BMI सामान्य से कम है। बच्चे महिला में कुपोषण कम करें, इसके लिए हम 15 से 49 वर्ष के गर्भवती महिला का प्रतिशत जो रक्ताल्पता से ग्रसित है और 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत जो रक्ताल्पता से ग्रसित है, इसको हम निकाल लेंगे। इसके अलावा किशोरी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो हम इस प्रकार संकेतकों और टारगेट को ध्यान में रखते हुए गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गांव को प्राप्त कर सकते हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विभिन्न विभागों की जिसकी चर्चाएं हुई है उनसे सहायता लिया जा सकता है। इसके अलावा हमारे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि बराबर अनुश्रवण कर जनताओं को, कर्मचारियों को के बीच जो हमारे विभिन्न विभागों के कर्मचारी हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर किस प्रकार जो हमें लाभ मिलता है, पेंशन हो, कोई भी सुविधाएं जो हमें प्राप्त होती है, शुद्ध जल एवं स्वच्छता के विषय में जो हमने SLWM की बात की, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, शुद्ध जल पीने की बात की, नल जल की बात की और ग्रामीण स्वच्छता की बात की। तो इस प्रकार हम विभिन्न विभागों के माध्यम से, लाइन विभागों के माध्यम से और निजी क्षेत्रों के माध्यम से, CVOs के माध्यम से, SHG के माध्यम से हम गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गांव को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे स्वस्थ गांव।